लिंक लिस्ट को आप अगर ग्राफिकली देखें तो इस तरह से ये इम्प्लीमेंट होती है। दिस इज link. This is one node of the list. Here you can store your data, and here address of the next node. तो इसमें जो आप नोड इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें दो पार्ट होंगे हर नोड में। एक डेटा पार्ट होगा जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, और एक एड्रेस पार्ट होगा जिसमें आप नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। दिस इज स्टार्टिंग नोड, ये आपका पहला नोड है। स्टार्टिंग नोड हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका डेटा स्टोर है। इसको जनरली हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। दिस इज स्टोर्ड इन सम पॉइंटर वेयर वी हैव स्टोर्ड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस आपने एक स्टार्ट नाम से वेरिएबल बना रखा है, उसमें स्टोर कर दिया है। स्टार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है। इफ this is the only node in the list, then there will be no second node, and if there is no second node, then it will be shown as grounded. ये इस तरह से शो किया जाएगा। ग्राउंड का मतलब कि ये इसमें नल है, एड्रेस जो है कोई उसमें अवेलेबल नहीं है। कोई एड्रेस नहीं होने का मतलब है कि आपका दिस इज द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। यही फर्स्ट है, यही लास्ट है, तो इट मींस देयर इज ओनली वन नोड इन द लिस्ट। इफ योर लिस्ट इज हैविंग मोर देन वन नोड, देन आपका सिचुएशन ये हो जाएगी। तो स्टार्ट करता हूँ। ये आपका स्टार्ट है, इसमें आप डेटा स्टोर कर रहे हैं डी, ठीक है। कोई भी डेटा हो सकता है, आपको किसी भी तरह के लिए आप यूज कर सकते हैं। और ये हो गया आपका एड्रेस ऑफ सेकंड नोड। Suppose your second node is stored in memory somewhere. ये आपका मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है सेकंड नोड। इसमें भी कुछ आपके पास डेटा है, ठीक है। तो ये मेमोरी में कहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, सेकंड नोड का एड्रेस जो भी आपने एलोकेट किया या आपने अभी इम्प्लीमेंट किया है, नया नोड क्रिएट किया है, उसका एड्रेस आपने पहले नोड को बता दिया। सो ना फर्स्ट नोड का एड्रेस आपने स्टार्ट वेरिएबल में रखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नोड है उसके पास जो स्टार्ट वेरिएबल है उसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, बट फर्स्ट नोड इज नॉट हैविंग द एड्रेस ऑफ सेकंड नोड। फर्स्ट नोड के पास सेकंड नोड का एड्रेस नहीं है। इफ यू वांट टू गो टू द सेकंड नोड, तो आपको स्टार्ट से डायरेक्टली मालूम नहीं पड़ सकता, आपको पहले नोड पे आना पड़ेगा। जैसे दिस इज योर नोड 1, दिस इज नोड 2। अगर सेकंड नोड लास्ट नोड है तो हम इसे यहाँ पर ग्राउंड शो कर सकते हैं, अदरवाइज थर्ड नोड अगर है देन इट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। अभी आपके पास कुछ डेटा आ जाएगा। डेटा सब में लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सारा डेटा सेम है। डेटा यहाँ पर एज जेनरिक नेम हमने यूज किया है। आपके पास कुछ डेटा है, डेटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन आपके पास एड्रेस पार्ट होगा, ठीक है। ये आपका एड्रेस है, ये आपका एड्रेस है, ये आपका एड्रेस है। सो सेकेंड पार्ट ऑफ ईच नोड इज एड्रेस। ये आपका थर्ड नोड है। सपोज दिस इज द लास्ट नोड, थर्ड नोड इज द लास्ट node of the list, so we will show it as ground. So it means this linked list is containing 3 nodes, okay, starting from node 1. Node 1 is having the address of node 2, and node 2 is having the address of node 3. ये आपकी लिंक लिस्ट हो गई। इसी के पैरेलल में अगर मैं आपका, इससे पहले आपने जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है इट वाज एरे, पहले आपने एरे को पढ़ा हुआ था। एरे आपके पास किस तरह से स्टोर है मेमोरी में? एरे की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की होती है।
ये आपका है। सो वी कॉल इट बाय सम नेम, कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं। आप करें सपोज दिस इज योर एरे और नाम है इसका से एज, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। अगर एज स्टोर करनी तो आप एज रख सकते हैं। आपको अगर इसमें रोल नंबर से स्टोर करना है रोल नंबर रख सकते हैं, या आपको इसमें उन सबकी परसेंटेज स्टोर करनी है, कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं आपको जनरल नेम दे रहा हूँ, द एरे नेम इज AR, ठीक है। एंड दीज आर सेल्स ऑफ द एरे। दिस इज फर्स्ट सेल, यहाँ पर हम इसे क्या कहते थे, वी कॉल इट सेल। सेल 0, सेल 1, सेल 2 एंड सेल 3। इसमें आप एड्रेस स्टोर करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पर 5 एक्सेस किया हुआ है, 5 स्टोर किया हुआ है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। सो दीज आर योर डेटा मेंबर्स। AR इज द नेम ऑफ एरे, और सेल 0, सेल 1, सेल 2, सेल 3, these are cells of the array. In case of array, you want to access first cell, then you can directly access first cell। आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर आप जो है डिफरेंस नोट करिए। फर्स्ट सेल आप अगर एरे की एक्सेस करना चाह रहे हैं, यू कैन इजीली एक्सेस द फर्स्ट सेल ऑफ द एरे। सिमिलरली, इफ यू वांट टू एक्सेस फर्स्ट सेल ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, यू कैन एक्सेस डायरेक्टली। तो फर्स्ट सेल के लिहाज से दोनों में सेम आप कह सकते हैं मैकेनिज्म लग रहा है। पहला सेल आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू एक्सेस सेकंड सेल ऑफ द एरे, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस। आपको सेकंड सेल चाहिए तो आप सेकंड सेल एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड सेल एक्सेस करनी है, यू कैन एक्सेस थर्ड सेल। इफ यू वांट टू एक्सेस फोर्थ सेल, लास्ट सेल, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आपको अगर nth सेल एक्सेस करनी है, सो यू राइट AR। यहाँ पर हमारे पास 4 सेल्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो आपको अगर लास्ट सेल एक्सेस करनी, यू कैन राइट AR3 इक्वल्स टू, से आपने इसे कर दिया 16। So this data will change from 1 to 16 because you are able to directly access fourth cell of the array. So we call arrays as random access data structure। आप इसमें randomly data को access कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। But now come to linked list। First cell is directly accessible। आप first cell अगर access करना चाह रहे हैं तो directly access कर सकते हैं। But if you want to access second cell or third cell, then there is no way in which you can access the second cell or third cell without visiting first cell। आप first cell को visit किए बिना second cell पे नहीं जा सकते हैं, और second cell को visit किए बिना third cell पे नहीं जा सकते हैं। So it means इसमें आपके पास random access है array में, random access, और इसमें cell में लीनियर एक्सेस है, ठीक है। आपको लीनियरली सारा डेटा जो है वो, या सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं इसे, ठीक है। आपको सीक्वेंशियली आप पहले नोड पे जाएंगे, उसी के बाद आप सेकंड नोड पे जा सकते हैं। जब सेकंड पे जाएंगे उसके बाद आप थर्ड सेल पे जा सकते हैं या थर्ड नोड पे जा सकते हैं। यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू थर्ड नोड फ्रॉम फर्स्ट नोड। आप फर्स्ट नोड से डायरेक्टली थर्ड नोड पे नहीं जा सकते, या फर्स्ट नोड से या स्टार्ट से आप जो डायरेक्टली सेकंड नोड पे नहीं जा सकते। तो इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। यहाँ पर आपके पास जो है अवेलेबल है वो है सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। एरे में रैंडम एक्सेस अवेलेबल है, आप डायरेक्टली किसी भी सेल को एक्सेस कर सकते हैं। सब में आपको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। आप चाहे फर्स्ट सेल एक्सेस करें, अगर फर्स्ट सेल एक्सेस करते हैं देन यू नीड टू राइट AR0। आपको सिर्फ उसकी इंडेक्स बतानी है, और कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली सेल का एड्रेस कैलकुलेट कर लेगा। आप AR3 लिखें या AR2 लिखें, ARN लिखें, कोई भी आप उसको इंडेक्स का नाम बताएंगे, इंडेक्स की वैल्यू बताएंगे, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस कैलकुलेट करके उस सेल पर पहुंच जाएगा। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप डायरेक्टली किसी भी nth सेल पे जा सकें। आपको अगर किसी पर्टिकुलर सेल पर जाना है तो आपको उससे पहले वाली सेल को विजिट करना पड़ेगा, और उससे पहले वाली सेल को विजिट करने के लिए उससे भी जो पहले पड़ रही है आपकी सेल, उसको विजिट करना पड़ेगा। So if you want to visit third cell or fourth cell, then you have to go from first cell and second cell, and then onward you can go to third cell or fourth cell
तो आपको अगर 10 सेल्स हैं आपके लिंक लिस्ट में, 10 नोड्स हैं, तो आपको 10वां नोड एक्सेस करने के लिए पहले 9 नोड्स जो हैं वो एक्सेस करने पड़ेंगे. ओनली देन यू कैन एक्सेस द 10th node or the last node. But in case of arrays, you can directly access any cell. आप कोई भी सेल, कोई भी जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं सेल का मेंबर, एरे का मेंबर, डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन arrays and linked list, that arrays are random access data structure while linked list is a sequential access data structure. इसमें आपको sequentially ही access करना पड़ेगा, otherwise there's no option to access next node. ठीक है, आपको नेक्स्ट नोड एक्सेस करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. Then what is the advantage? Why we are using this cell? हम इसे यूज ही क्यों कर रहे हैं? सॉरी, सेल कर रहा हूँ, ये लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट पर आप यूज ही क्यों कर रहे हैं? अगर लिंक लिस्ट से ज़्यादा फायदेमंद आपके पास एरे हैं, देन व्हाट्स द नीड ऑफ लिंक लिस्ट? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे? क्या आपके पास इसके एडवांटेज हैं? वो तो एक डिसएडवांटेज होगा जो मैंने आपको लास्ट उसमें शीट में बताया था. इसमें आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस हैं या उसके. एरेस की कंपेरिजन में आपको क्या इसके एडवांटेज मिल रहे हैं जिस वजह से आप इसे यूज कर रहे हैं. हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, व्हेन यू यूज एरे, ठीक है, यू हैव टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एरे इन एडवांस. आप जब एरे यूज करते हैं तो आपको एरे में पहले से मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है कि आपको कितने सेल्स चाहिए. इफ यू नीड 100 सेल्स देन यू हैव टू स्पेसिफाई 100. अगर आपको 5 सेल्स चाहिए ओनली देन यू हैव टू स्पेसिफाई 5. अगर आप 1000 एलिमेंट्स चाहिए देन यू हैव टू स्पेसिफाई 1000. सपोज यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर हैंडलिंग सपोज रिजर्वेशन, ट्रेन रिजर्वेशन. ठीक है, तो इसमें आपके पास किसी भी पर्टिकुलर ट्रेन को अगर आप कंसीडर करें कि आप रिजर्वेशन आप कंसीडर कर रहे हैं, एक कोच में तकरीबन 75 हैं आपके पास. अगर 10 कोचेज हैं या 20 कोचेज हैं तो उसके हिसाब से 1000-1200 आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं. बट समटाइम्स इट हैपेंस कि पूरी 1000 सीट्स आपकी जो है वो फिल हो गई हैं और आपको वेटिंग लिस्ट में मिल रहा है रिजर्वेशन. समटाइम्स जो है वो किसी फेस्टिवल के फ़ौरन बाद अगर आप चल के देखें तो आपको मालूम पड़ा पूरी ट्रेन खाली है, कोई जो है वो उसमें बैठने वाला नहीं है, सिर्फ 1000 की जगह 100 ही लोग बैठे हुए हैं उसमें. तो इन दैट केस you only need approximately 100 seats, but the size is fixed. You cannot change. आपके पास 1000 सीट हैं तो 1000 ही रहेंगे. ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप उसको चेंज करके वापस से 100 कर दें. सेम थिंग हैपेंस विद एरेज कि आपको अगर 100 चाहिए तो आपने 100 का साइज फिक्स कर दिया. बट नॉर्मली यू नीड ओनली 5 एलिमेंट्स और 10 एलिमेंट्स, बट समटाइम्स इट गो अप टू 100. तो आपको जितनी मैक्सिमम डिमांड है उतनी डिमांड जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी. सो यू नीड टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 100, ऑल्दो जनरली यू नीड ओनली 5 और 10 एलिमेंट्स. तो आपका 90% टाइम्स जो है काम सिर्फ 10 सेल से चल जाएगा, लेकिन 10% टाइम में आपको 10 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन जितनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स आपको उतनी मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी. इज दैट क्लियर? जैसे आप फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो 75 है. दिस इज डेजिग्नेटेड स्ट्रेंथ. आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसमें 75 है. कुछ आप समझिए कि बैकलॉग स्टूडेंट्स आए, आपके पास इन ऑल 80 की स्ट्रेंथ होगी. सो देयर मस्ट बी 80 चेयर्स एटलीस्ट. कम से कम आपको 80 चेयर्स वहाँ पर चाहिए. यू कैन नॉट थिंक कि सिर्फ 50% स्टूडेंट आते हैं तो सिर्फ 40 चेयर अगर लगा देते हैं तो इससे काम हो जाएगा. आपकी रिक्वायरमेंट कितने की होगी? 80. ऑल्दो
80 हमेशा नहीं आएंगे, 90% ऑफ द टाइम्स जो है वो 80 स्टूडेंट नहीं मिलेंगे आपको। आप जो है 50%, 60%, 70%, नॉट मोर देन दैट जनरली। कभी कभी ज़्यादा कम हुए तो 10%, 20% भी रह जाते हैं, 10-20 स्टूडेंट ही आए सिर्फ आउट ऑफ 80 स्टूडेंट। लेकिन आपकी जितनी मैक्सिमम डिमांड है उतनी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आप अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको पूरे 80 का ही साइज लेना पड़ेगा। या आप सोचें कि मान लीजिए हमारे पास रिक्वायरमेंट जनरली जो है वो 40 की होती है, ऑल्दो कभी कभी 80 हो जाती है, लेकिन जनरली 40 की होती है। तो आप 40 स्टूडेंट्स के लिए एलोकेट कर दें मेमोरी, लेकिन जब आपके पास 50 स्टूडेंट रह जाएंगे तो आप बाकी 10 को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जब भी आपकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उसको लेके चलते हैं, क्योंकि रन टाइम में या प्रोग्राम जब आपका चल रहा है तो उस वक्त आपका साइज चेंज नहीं हो सकता है। साइज ऑफ एरे, इसका जो एडवांटेज है लिंक लिस्ट का वो ये है, लिंक लिस्ट मैं इसको LL लिख रहा हूँ, ठीक है। लिंक लिस्ट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है। इट्स साइज may change while array size is fixed, ठीक है। एक तो ये आपके पास पॉइंट है कि लिंक लिस्ट फ्लेक्सिबल है, इसका साइज जो है वो रन टाइम में चेंज हो सकता है, आप इसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। साइज किस तरह से फिक्स है ये भी पता है। लिंक लिस्ट में आपको बताया था मैंने कि आप अगर कोई लिंक लिस्ट बना रहे हैं, फर्स्ट नोड आपके पास अगर एक नोड है तो आप यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन नोड लिंक लिस्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक नोड की ज़रूरत और है तो आपने इसमें एक नोड अपेंड कर दिया, आपने फर्स्ट नोड में सेकंड नोड का एड्रेस डाल दिया, यहाँ से इसे ख़त्म कर दिया, खत्म हो गया। अब सेकंड नोड ये है और इसे आपने ग्राउंड बना दिया, ठीक है। आपकी डेटा एलिमेंट पहले यहाँ पर था, डेटा सपोज D1 और ये है डेटा D2, तो आपके पास 2 सेल्स हो गए। अगर आपको और ज़रूरत पड़ती है तो आप और सेल इंसर्ट कर सकते हैं। आपने एक सेल यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, इसमें आपने डेटा स्टोर कर दिया D3 और इसको आपने ग्राउंड बना दिया, इसको हटा दिया, नो मोर ग्राउंड। अब आपके पास लिंक लिस्ट जो है वो हो गई D1, D2, D3, तीनों उसमें नोड्स हो गए और आपके पास 3 डेटा एलिमेंट स्टोर हो गए। पहले वाले इनिशियली देयर वाज ओनली 1 नोड, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक भी नोड नहीं था, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती आ रही वैसे आप इसको चेंज करते आ रहे हैं। तो आपके पास अगर 3 की रिक्वायरमेंट आई, आपने 3 नोड से इंसर्ट कर दिए। अगर आपको 3 से ज़्यादा किया जाती है तो आप एक नोड और इंसर्ट कर सकते हैं। D4 जो है वो इंसर्ट कर दिया, इसको हटा दिया ना। दिस इज 4 नोड लिंक लिस्ट। अब आपको किसी नोड को डिलीट करने की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए जैसे आपकी एडिशन आ रहा है, पहले नोड D1 आया था, फिर D2 आया, फिर D3 आया, फिर D4 आया, आपने 4 एलिमेंट वहाँ पर इंसर्ट कर दी, 4 डेटा आपकी स्टोर है। अब आपको यहाँ से मान लीजिए किसी डेटा को रिमूव करने की जरूरत है, D3 डेटा किसी वजह से आपको हटाना है, तो आप इस नोड को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट कर देते हैं तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन लिंक लिस्ट। आप क्या करेंगे, D2 को D4 से कनेक्ट कर देंगे और D3 बीच में से हट जाएगा। आपने इसको बाईपास कर दिया, D2 इज नाउ कनेक्टेड टू D4 एंड D3 इज रिमूव फ्रॉम द लिंक लिस्ट। आपकी लिंक लिस्ट में आसानी से आप जो है नए एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, आसानी से नए एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हैं। वाइल इट इज नॉट पॉसिबल इन एरेज। अगर आप एरे की बात करें, एरे का साइज मान लिया आपने अगर रन टाइम में या डिक्लेरेशन के टाइम पर आपने फिक्स किया इसका साइज जो है वो 4 है, देन इट विल रिमेन 4। आप चाहे उसमें से एक एलिमेंट यूज करें, चाहे 2 एलिमेंट यूज करें या चारों यूज कर लें।
आप इससे कम नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट रिड्यूस द साइज ऑफ एरे, इसका साइज आप चेंज नहीं कर सकते, मैंने ऊपर फर्स्ट पॉइंट लिखा था। और ना आप इसे बढ़ा सकते हैं, या आपको मान लीजिए इसमें से एक एलिमेंट और ऐड करना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एरे के अंदर कि आप एक सेल यहाँ पर बढ़ा सकें, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप इसमें कोई इंसर्शन जो है वो नहीं कर सकते। और आप अगर कोई सेल डिलीट करना चाहें, मान लीजिए यू वांट टू डिलीट दिस सेल, ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आप डेटा डिलीट कर सकते हैं बट यू कैन नॉट डिलीट द सेल ऑफ द एरे, आप इस सेल को डिलीट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। ना आप बीच में से डिलीट कर सकते हैं, ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। जबकि लिंक लिस्ट में आप देखें तो डिलीट करना भी बहुत आसान है और इंसर्ट करना भी बहुत आसान है। एक तो आपके पॉइंट ये है कि लिंक लिस्ट फ्लेक्सिबल, इसका साइज चेंज हो सकता है। दूसरा पॉइंट आप इसमें यही लिख सकते हैं, इंसर्शन is possible in linked list while array may not accommodate extra element। एरे में आप जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा से मतलब कि जितना आपका साइज है उससे बियॉन्ड आप कोई एलिमेंट वहाँ पर एकोमोडेट नहीं कर सकते। आपने अगर साइज 10 दिया था तो आप 11th एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। जबकि लिंक लिस्ट में आपने ना इनिशियल कोई साइज दिया है तो आपके पास जब ज़रूरत पड़ती तभी आप उसमें नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं, तो कहीं पर भी उसमें इंसर्शन जो है वो पॉसिबल है। और थर्ड पॉइंट कह सकते हैं आप, जैसे इंसर्शन ऐसे डिलीशन, is possible in linked list while array not allowed। deletion of cell, याद रखिएगा सेल नॉट डेटा। डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, आप सेल की बात कर रहे हैं। डेटा तो आप डिलीट कर सकते हैं लेकिन आप सेल को डिलीट नहीं कर सकते हैं एरे के केस में। आप डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं एरे में, आप किसी भी पोजीशन में इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ इंसर्ट करेंगे वहाँ का पिछला डेटा आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा या ओवरराइट हो जाएगा। तो आप नई सेल जो है वो ना तो इंसर्ट कर सकते हैं एरे में, ना किसी एग्जिस्टिंग सेल को डिलीट कर सकते हैं। जबकि इंसर्शन और डिलीशन जो है वो लिंक लिस्ट में बहुत ही आसान, आप आसानी से कहीं पर भी इसमें सेल में लिंक लिस्ट में कोई भी जो है वो नोड इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहे स्टार्टिंग में चाहे स्टार्टिंग में कर सकते हैं, एंड में चाहे एंड में कर सकते हैं, बिटवीन टू नोड्स कर सकते हैं। सो एनीवेयर यू कैन इंसर्ट द नोड और यू कैन डिलीट एनी नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट से आप कोई सा भी नोड डिलीट कर सकते हैं और कहीं पर भी नोड इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि एरे के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं। इवन अगर आप एरे में, अभी मैंने आपसे कहा था डेटा इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको डेटा भी इंसर्ट करना हो, सपोज आप समझिए कि आपके पास एक बड़ा एरे अवेलेबल है जिसमें साइज की भी प्रॉब्लम नहीं है, साइज आपके पास है, बट स्टिल इफ यू वांट टू इंसर्ट सम डेटा बिटवीन टू एलिमेंट्स, आपके पास एग्जिस्टिंग जो एलिमेंट है आप उनके बीच में अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले जितने एलिमेंट उसके राइट में है उन सबको एक सेल आपको राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन इंसर्ट। तो इसमें ओवरहेड आपका ज़्यादा है इंसर्शन में। अभी मैंने आपसे कहा था कि आप नई सेल्स ना तो इंसर्ट कर सकते हैं ना एग्जिस्टिंग सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको जो दूसरी बता रहा था वो ये थी कि मान लिए आपके पास एरे में साइज़ की प्रॉब्लम नहीं है, एक बड़ा एरे आपके पास अवेलेबल, आपने A1000 डिक्लेयर कर रखा था,
सिर्फ साइज की प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ। मानिए आपके पास ये एक एरे था जिसमें ये डेटा मेंबर्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सपोज दिस इज अ सॉर्टेड एरे, आपके पास एक सॉर्टेड एरे है। अगर इसमें वन इंसर्ट करना है, वेयर यू नीड टू इंसर्ट, चलिए वन थोड़ी आप समझिए कि आपको 4 इंसर्ट करना है। in this sorted array आपको इसमें 3 इंसर्ट करना है। 3 की पोजीशन क्या होगी, इट शुड कम आफ्टर 2 एंड बिफोर 5। तो आपको 2 के बाद 3 को इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे कंसीडर कर रहे हैं हमारा सॉर्टेड एरे है। सपोज वी वांट टू अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन दिस एरे, सो वी वांट दिस एरे टू रिमेन सॉर्टेड। आप ये चाह रहे हैं कि आपका एरे जो है वो सॉर्टेड बना रहे। तो इन दैट केस इफ यू वांट टू इंसर्ट 3 इन दिस एरे, so what you need to do, you cannot insert a new cell between first and second cell। आप फर्स्ट और सेकंड सेल के बीच में कोई नई सेल जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। दिस इज फाइनल कि आप उसमें एरे में कोई नई सेल इंसर्ट नहीं कर सकते, बट यू मे इंसर्ट द डेटा, कि आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। बट फॉर दैट पर्पस व्हाट यू नीड टू डू, आप अगर इसमें 3 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मूव 5 to 7, 7 को 8 के प्लेस पे भेजना पड़ेगा, 8 को 9 के प्लेस से भेजना पड़ेगा, 9 को 15 के प्लेस से भेजना पड़ेगा, 15 को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रिएट एन एम्प्टी सेल हियर। तब आप यहाँ पर एक एम्प्टी सेल क्रिएट कर पाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू इंसर्ट 3। इज दैट क्लियर? अगर आप बीच में कोई सेल इंसर्ट करते हैं तो उस सेल के बाद वाले जितने एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको इसे शिफ्ट करने के लिए कितने 5 जो है वो डेटा जो है ट्रांसफर करने पड़ेंगे। दिस इज अननेसेसरी ओवरहेड, आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको सिर्फ एक 3 इंसर्ट करवाना था। तो आप 3 कहीं से अगर पॉसिबल होता इंसर्ट हुआ था तो इट विल बी इजी, हैज बीन मच इजियर। लेकिन यहाँ पर आपका ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप बीच में इंसर्ट कर सकें डेटा एलिमेंट्स को। आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप 3 को इंसर्ट करेंगे तो 5 जो है वो 7 की पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, 7 8 की पोजीशन पे, 8 9 की पोजीशन पे, 9 15 की पोजीशन पे, और 15 जो है वो अगली लोकेशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। सो दिस इज द ओवरहेड व्हिच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंसर्शन। सिमिलर इज द केस विद डिलीशन। सपोज यू वांट टू डिलीट 7। अब आप अगर इसमें 7 को डिलीट करना चाहते हैं, देन जो 7 वाली सेल है वो आपकी एम्प्टी हो जाएगी। 7 वाली सेल है आपकी वो एम्प्टी हो जाएगी। वंस द सेल इज एम्प्टी तो आपको डेटा जो है वो, ये आपने अभी डिलीशन के पर्पस में इंसर्शन के पर्पस से बताया था, ऐसे आप डिलीशन को भी कंसीडर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिलीट 7, आप अगर 7 को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मान लीजिए 7 आपने डिलीट कर दिया, हो गया डिलीट, बट दिस सेल विल बी एम्प्टी देन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 8 को इस लोकेशन पे लाना पड़ेगा, 9 को इस लोकेशन पे लाना पड़ेगा, और 15 को इस लोकेशन पे लाना पड़ेगा इन केस ऑफ डिलीशन ऑफ 7। आप अगर 7 को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है,
कि अगर आप, मैंने इसको पूरा कर दिया, जो मैं बोल रहा था कि आप अगर इंसर्ट करते हैं तो जो इंसर्ट किया आपने एलिमेंट, उसके बाद वाले सारे एलिमेंट आपको राइट साइड में शिफ्ट करने पड़ेंगे। एंड सिमिलरली सर सर एक बार पीछे बोलिए बोलिए, जो आवाज बंद हो गई, बोलिए तो सही। बीच वाली स्लाइड देखनी है। आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अगर डिलीट करते हैं तो आपको सारे एलिमेंट जो भी डिलीटेड एलिमेंट के राइट में थे उन सबको आपको एक सेल लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर आप इंसर्ट करते हैं तो जो इंसर्टेड एलिमेंट है उसके बाद वाले जो सारे एलिमेंट है राइट साइड में जो एलिमेंट है उन सबको आपको राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका एरे के साथ डिसएडवांटेज है कि एरे में इंसर्शन और डिलीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, जबकि लिंक लिस्ट में आप आसानी से नई सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, नए डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इजी, बट ट्रेवर्सिंग इन एरे इज ईजियर। जो आप एरे में विजिट करना है वो एरे में आसान है, लेकिन इंसर्शन डिलीशन जो है वो लिंक लिस्ट में आसान है। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप इनकी यूटिलिटी देख सकते हैं। जहाँ पर आपको रैंडम एक्सेस की जरूरत है वहाँ पर आपको एरे यूज करना पड़ेगा, और जहाँ पर आपको इंसर्शन डिलीशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको लिंक लिस्ट जो है वो प्रेफरेबल होगी। इज दैट क्लियर? आप लोग कुछ सवाल पूछ रहे थे, पूछे। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिएगा। एक मिनट, बोलिए। विजिबल? यस सर। बोलिए, कुछ इसमें पूछना था आपको। मैं ये शो कर रहा था यहाँ पर कि आपके पास एरे है, ठीक है, 2 5 7 8 9 15। अगर इसमें आप 3 इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा? 3 के लिए इसमें कोई प्लेस नहीं है, तो उसके लिए आपको प्लेस क्रिएट करनी पड़ेगी। प्लेस क्रिएट करने के लिए आपको 5 से लेके सारे एलिमेंट जो है वो एक सेल राइट शिफ्ट करने पड़ेंगे, तब यहाँ पर एक सेल क्रिएट होगी, आप 3 वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर कोई सेल डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं, मान लिया आपको 7 डिलीट करना है, 7 डिलीट कर दिया, और जब 7 डिलीट हो जाए तो बीच में एक एम्प्टी सेल आ जाएगी। आपको इस एम्प्टी सेल को रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी एलिमेंट 7 के राइट साइड में उन सबको आपको एक सेल लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 8 को 7 की प्लेस पे लाएंगे, 9 को 8 की प्लेस पे लाएंगे, 15 को 9 की प्लेस पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है एरे के। सो एरे के अपने एडवांटेज हैं और लिंक लिस्ट के अपने एडवांटेज हैं। लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या है कि लिंक लिस्ट में आप कहीं पर भी नोड में वो इंसर्ट कर सकते हैं और कहीं से भी नोड डिलीट कर सकते हैं। एरे में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एरे का एडवांटेज क्या है? एरे में आप रैंडमली कोई भी सेल एक्सेस कर सकते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप सीक्वेंशियल एक्सेस ही कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। तो अलग अलग दोनों आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर है उनकी एप्लीकेशन भी डिपेंड करेंगी उनके यूटिलिटी के हिसाब से। जहाँ पर आपको रैंडम एक्सेस की ज़रूरत है, एरे इज बेटर, एरे इज प्रेफरेबल। लेकिन जहाँ आपको इंसर्शन और डिलीशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बार बार डेटा उसमें डिलीट करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो इट्स बेटर टू यूज लिंक लिस्ट, ठीक है। बोलिए, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आप लोग? एनीवन? चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दी लिंक लिस्ट। बल्कि मैं आपको एप्लीकेशन और बता दूँ हाउ यू कैन।
These are applications of linked list कि आप लिंक लिस्ट को उन सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको इंसर्शन और डिलीशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको रैंडम एक्सेस की ज़्यादा ज़रूरत है तो हम वहाँ पर एरे को प्रीफर करेंगे। वहाँ पर लिंक लिस्ट को यूज़ करना जो है वो एफिशिएंट नहीं होगा, एफिशिएंसी आपकी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए कि जो हमारा लिंक लिस्ट का नोड है इम्प्लीमेंटेशन पे आइए, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट लिंक लिस्ट आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इम्प्लीमेंट द नोड ऑफ, क्योंकि आपकी लिंक लिस्ट जो है वो दैट इज कंपोज्ड ऑफ नोड्स, ठीक है। आपके पास बहुत सारे नोड्स हैं तो आपको सबसे पहला काम जो है वो है नोड क्रिएट करना, ठीक है। क्रिएट अ नोड, सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको नोड क्रिएट करना है। I hope all of you are knowing about pointers. बताएं जरा पॉइंटर्स से सभी लोग वाकिफ हैं? लोग जवाब नहीं देते हैं। Are you listening? बताइए कि पॉइंटर्स सभी जानते हैं? किसी को पॉइंटर में प्रॉब्लम तो नहीं? यहाँ पर लिंक लिस्ट है जब यूज करेंगे, पॉइंटर आप जब यूज करेंगे वहाँ पर आपको लिंक लिस्ट में पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी, पॉइंटर की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपका ऑपरेशन है क्रिएट द नोड, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट जो है दिस इज कंपोज्ड ऑफ मैनी नोड्स, ठीक है। तो आप करें कि आपके पास इस तरह का एक नोड है जिसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट आप करें आपके पास डेटा का है और दूसरा जो है वो एड्रेस का है। सो हाउ कैन वी यूज डेटा एंड एड्रेस पार्ट ऑफ द नोड, या इन दोनों को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेटा मतलब कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। डेटा एनी डेटा, आपके पास इंटीजर डेटा भी हो सकता है, कैरेक्टर डेटा भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, या कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई दूसरे डेटा टाइप भी हो सकता है। और एड्रेस का मतलब क्या हुआ, यू विल स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, यानी कि आप यहाँ पर कोई पॉइंटर वैल्यू स्टोर करेंगे। जो पॉइंटर आप जिसमें एड्रेस स्टोर करते हैं, आप पॉइंटर के बारे में इतना तो ऑलरेडी जानते हैं, पॉइंटर्स आर यूज टू होल्ड द एड्रेस, ठीक है। पॉइंटर जो है वो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं। तो आप जहाँ भी एड्रेस की बात करेंगे वहाँ पर आपका पॉइंटर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपको हर नोड में डेटा स्टोर करना है और पॉइंटर स्टोर करना है। डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है और पॉइंटर आपका जो है वो जो एड्रेस है वो आपका पॉइंटर टाइप का होगा। सो इट मीन्स यू नीड हेट्रोजीनियस नोड। आपके पास एक हेट्रोजीनियस नोड है। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें आपके एक से ज़्यादा टाइप के डेटा मेंबर्स, जो आप हम नोड की बात कर रहे हैं, उस नोड में एक आपके पास डेटा है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी चीज़, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है उसका। और एक एड्रेस पार्ट है जो पॉइंटर होगा किसी भी टाइप का, ठीक है। सो दिस इज दी काइंड ऑफ नोड दैट इज रिक्वायर्ड। एक चीज़ और देखिए, आपका ये पहला नोड है, ऐसे आपके पास दूसरा नोड होगा, वो भी सिमिलर काइंड का होगा। इसमें भी आपके पास यहाँ पर डेटा आ जाएगा, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, और इस एड्रेस में जो आपका पहला नोड है उसमें आप दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। आप क्या स्टोर कर रहे हैं? एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड।
सेकंड नोड में एड्रेस ऑफ थर्ड नोड में एड्रेस ऑफ फोर्थ नोड। सो आप नोड में नोड का ही एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, यानी पहले नोड में दूसरे नोड का कर रहे हैं, तो जो आपका एड्रेस है वो किस टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहा है, वो नोड टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहा है। आप लोगों को मैंने एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था, पिछले साल बताया होगा फर्स्ट ईयर में। अब हम जब इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आपने ये तो देख लिया कि आपके पास हेट्रोजीनियस है, तो हेट्रोजीनियस के केस में यू कैन नॉट यूज एरे। एरे आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास होमोजीनियस डेटा होता है। हेट्रोजीनियस के केस में आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। सो इन दिस केस यू नीड अ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए इसी में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने इससे नाम दिया स्ट्रक्ट। टैग नेम सिंस वी आर इम्प्लीमेंटिंग नोड, हम इसको कह दे रहे हैं ये हमारा नोड है, इसकी डेफिनेशन आ गई। नोड में आपको दो चीज़ें स्टोर करनी है। जब हम नोड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें आपको दो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी, दो स्टोर करनी है। एक तो है आपका डेटा। डेटा आप किस टाइप का चाह रहे हैं, सपोज यू वांट टू स्टोर इंटीजर, इसका हमने नाम रख दिया इंट। डेटा को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, डेटा को टी कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह दे रहे हैं दिस इज आवर आइटम दैट विल बी स्टोर्ड इन दी नोड। जो हमारा नोड में स्टोर होगा वो आइटम है। और दूसरा क्या है, दूसरा आप जो देख रहे हैं दैट इज एड्रेस पार्ट। और एड्रेस किसका स्टोर करना है आपको, नोड का ही एड्रेस आपको स्टोर करना है। यहाँ पर आप नोड का ही इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और नोड का ही आपको एड्रेस स्टोर करना है, तो आपको नोड को ही रेफर करवाना है एक्चुअली। तो नोड का नाम क्या है, स्ट्रक्ट नोड। ये आपका जो पॉइंटर है वो इस टाइप का होगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। इसे हम करें नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट नोड है, उसको हमने वेरिएबल को नाम दिया है नेक्स्ट, ठीक है। दिस इज नेम ऑफ वेरिएबल एंड दिस इज नेम ऑफ वेरिएबल। जो डेटा आइटम है हमारा, उसका नाम है आइटम। हम डेटा अपना स्टोर कर रहे हैं, उस डेटा का वेरिएबल जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करेंगे उस वेरिएबल का नाम है आइटम, ठीक है। ये हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। और जहाँ हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो क्योंकि ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है तो हमने इससे नाम दिया है नेक्स्ट। जो एड्रेस है उसको नाम दिया हमने नेक्स्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका डेटा टाइप क्या होगा, इट मे बी इंटीजर टाइप, इट मे बी फ्लोट टाइप, इट मे बी कैरेक्टर टाइप। लेकिन ये नेक्स्ट जो है वो अपने आप में क्या है, इट इज एड्रेस ऑफ नोड, क्योंकि ये नोड का ही एड्रेस है। तो हम जो नोड इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसी नोड का एड्रेस है। दैट्स व्हाई वी आर रिटन दिस थिंग। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये हमारा नोड टाइप का डेटा है, उसी को हम पॉइंट करवा रहे हैं। एंड दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोड। ये आपका नोड जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है सी। बस इतना आपको नोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दिस इज डेफिनेशन ऑफ नोड। ये आपकी नोड की जो लिंक लिस्ट का नोड है उसकी डेफिनेशन हुई। यहाँ पे आप देखें हमारा नोड है, उसका नाम क्या है, स्ट्रक्ट नोड। और जो हमारा नेक्स्ट नोड है उसका पॉइंटर क्या है, वो भी स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। तो जो नोड आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वही आपने यहाँ पर रेफर किया, वो उसका पॉइंटर रेफर किया हुआ है। दिस काइंड ऑफ नोड इज नोन एज, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है, क्योंकि अपने आप को रेफर कर रहा है। आप जो देखें इसमें नोड को ही आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और नोड को ही आप पॉइंट भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को रेफर कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। अपने आप में सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया नोड का काम हो गया, जब हम नोड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आप इसमें आइए पॉइंटर्स से रिलेटेड कुछ आपका पॉइंटर्स का आपको मैं इंट्रोडक्शन बता दूं। पॉइंटर्स आर वेरिएबल विच होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स, ठीक है। पॉइंटर्स आपकी जो है वो वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। पॉइंटर्स आर दी variables
that hold the address of other variables। ये दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड करते हैं, वो आपके पॉइंटर्स कहलाते हैं। ठीक है, पॉइंटर हो गया। अब आप जब पॉइंटर को यूज करते हैं, आपने देखा होगा पहले हमने जिस तरह के पॉइंटर्स डिक्लेयर किए थे, सपोज वी हैव डिक्लेयर्ड इंटीजर, एक आपने वेरिएबल लिया है आईपी इंटीजर पॉइंटर, एक आपने लिया है x इक्वल्स टू सपोज 5। पॉइंटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूजिंग अ स्टार, सो इट विल बी नोन एज पॉइंटर। तो आईपी जो है वो आपका इस तरह से रीड करते हैं, आईपी इज, आपसे रीड करेंगे कैसे करेंगे, आईपी इज स्टार जहाँ भी आएगा, आईपी इज पॉइंटर टू इंटीजर। आईपी जो है वो आप बल्कि इसको लिख लीजिए, आईपी इज पॉइंटर टू इंटीजर। आईपी जो है वो आपका पॉइंटर टू इंटीजर, यानी कि ये इंटीजर को पॉइंट करेगा। और एक्स क्या है? एक्स इज सम नॉर्मल इंटीजर। जब आप पॉइंटर को यूज करते हैं तो आप एड्रेस असाइन करेंगे किसी ना किसी वेरिएबल का, सो यू कैन राइट इट एज $x। नाउ पॉइंटर आईपी इज पॉइंटिंग टू वेरिएबल x। अब आप जो है आईपी के थ्रू x को एक्सेस कर सकते हैं। x का जो एड्रेस था वो आपने आईपी में स्टोर कर दिया है, सो इफ यू राइट आईपी इट मींस एड्रेस। आप अगर सिर्फ आईपी लिखते हैं, IP is now holding the address of X। और अगर आप इसकी वैल्यू जो एड्रेस इसमें है उसको एक्सेस करना चाहें तो देन यू विल राइट स्टार IP। asterisk जो आपका स्टार is called dereferencing operator। ये आपका स्टार जो है वो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कहलाता है। Star is called dereferencing operator। Okay. So wherever you write, जैसे आप स्टार आईपी लिखेंगे तो ये आईपी को डीरेफरेंस करेगा और ये वैल्यू को रिटर्न करवाएगा। सो स्टार आईपी रिप्रेजेंट value pointed by IP। IP जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा स्टार आईपी। तो आपको जब भी वैल्यू चाहिए होती है आप स्टार लगा के, यानी आप अपने पॉइंटर को डीरेफरेंस करते हैं, और आप अगर एड्रेस चाहते हैं तो आप पॉइंटर को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये आपके बेसिक डेटा टाइप के पॉइंटर्स थे। आप अगर स्ट्रक्चर के पॉइंटर की बात करते हैं, जैसा कि भी हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया था, बल्कि एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ भी आपने क्या किया था कि आईपी को एक्स का एड्रेस असाइन कर दिया। तो आईपी जो है वो आपका इनिशियलाइज हो गया। अगर आप आईपी को कोई एड्रेस असाइन ना करें, व्हाट विल हैपन देन आईपी विल पॉइंट टू सम रैंडम लोकेशन, सम गार्बेज लोकेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, आपका आईपी जो है वो अगर आप उसे इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एड्रेस बाई डिफॉल्ट पॉइंट कर रहा होगा, और वो एड्रेस आपका जो है वो इट मे बी सम प्रोहिबिटेड एरिया इन द मेमोरी, हो सकता है आपका प्रोहिबिटेड मेमोरी एरिया हो। जब ऐसा होता है कि आपका पॉइंटर भी आपने इनिशियलाइज नहीं किया है और अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर अगर आप यूज करते हैं तो इट समटाइम्स हैपन कि आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाए। क्रैश इस वजह से कर जाता है कि आप किसी ऐसे एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं जो इनवैलिड एड्रेस है, या ऐसा एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं आप जो
प्रोटेक्टेड है, यानी कि आपका वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है या कोई ऐसा डेटा स्टोर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस केस में आपके प्रोग्राम को मेमोरी से जो है निकाल देता है, यानी आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ पॉइंटर, यू शुड ऑलवेज either initialize the pointer or you should assign some memory location। या तो आप इसे मेमोरी एलोकेट करेंगे या आप इसे इनिशियलाइज करेंगे। तो आप इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट यहाँ पर देख चुके हैं, दिस इज इनिशियलाइजेशन, आपने पॉइंटर को इनिशियलाइज किया हुआ था यहाँ पर। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एलोकेट मेमोरी। दूसरा काम आप जो पॉइंटर के साथ कर सकते हैं, यू कैन मेमोरी एलोकेशन। अब दूसरा काम जो है वो ये कर सकते हैं, मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। अभी आपने पिछले उसमें स्लाइड में देखा था कि आप उसे इनिशियलाइज किया था पॉइंटर को। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। मेमोरी एलोकेशन में आपका जो stdlib.h हेडर फाइल है उसमें से आपको फंक्शन यूज करना होता है मेमोरी एलोकेशन का। वो फंक्शन आपका क्या, मेमोरी एलोकेशन वाला वो फंक्शन आपका है मैलक। इसके लिए आप फंक्शन यूज करते हैं मैलक। ये आपका मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं मेमोरी एलोकेट करने के लिए। आप अगर इंटीरियर पॉइंटर की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं। ये IP लिखा हुआ था हमने, वी कैन राइट IP इक्वल्स टू मैलक। ठीक है, आपको कितना इंटीरियर चाहिए, एक आपका इंटीरियर साइज ऑफ इंट लिख के आप जो है वो उसका साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी मेमोरी आपको चाहिए। मेमोरी के साइज जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इंटीरियर आप डॉस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके इंटीरियर का साइज 2 बाइट है। और आप अगर किसी विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लाइनक्स पे, यूनिक्स पे काम कर रहे हैं, उस केस में आपके इंटीरियर का साइज जो है 4 बाइट है। तो आपको अप्रोप्रिएट साइज ऑफ इंटीरियर चाहिए, तो आपने यहाँ पर बजाय बताने के आपने कैलकुलेट करवा लिया साइज ऑफ इंटीरियर। तो जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप होंगे उसके हिसाब से साइज कैलकुलेट हो जाएगा। आपका या तो 2 बाइट रिटर्न होगा या 4 बाइट रिटर्न होगा। ठीक है, तो आपके पास अगर 2 आता है तो 2 बाइट एलोकेट कर देगा ये फंक्शन। मैलक फंक्शन का काम है मेमोरी एलोकेट करना, जितनी मेमोरी आपने मांगी इतनी मेमोरी एलोकेट कर देगा। इफ मेमोरी इज अवेलेबल देन इट विल एलोकेट। अगर अवेलेबल नहीं होगी तो ये नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। सो नल विल बी असाइंड टू IP। आप चेक कर सकते हैं कि आपने मेमोरी एलोकेट की थी, सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। अगर सक्सेसफुल हो गई तो उसमें मेमोरी आ जाएगी, मेमोरी का एड्रेस आ जाएगा। अगर अनसक्सेसफुल है देन IP विल सेट टू नल। और मैलक जो है वो रिटर्न करता है वाइट पॉइंटर। मैलक जो है वो वाइट पॉइंटर रिटर्न करता है, वाइट पॉइंटर। इसको आपको अप्रोप्रिएट टाइप में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसको जो है वो इंटीरियर पॉइंटर में कन्वर्ट कर देंगे। जो मैलक से मेमोरी रिटर्न होकर आ रही वाइट पॉइंटर, दैट पॉइंटर विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीरियर टाइप पॉइंटर। ठीक है, इसको आप इंटीरियर पॉइंटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब आपने क्या किया है, बजाय कोई एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन का एड्रेस IP में स्टोर करने के, आपने IP को नई मेमोरी, फ्रेश मेमोरी एलोकेट कर दी। नाउ IP इज होल्डिंग इट्स ओन मेमोरी। IP की अपनी मेमोरी हो गई। तो आप IP में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा रखने के लिए आप यूज करते हैं *IP। आप उसे डीरेफरेंस करिए और उसमें अपना डेटा स्टोर कर दिया। आपने स्टोर कर दिया सपोज 5। नाउ इट्स वैलिड। ठीक है, अगर आप ये ऑपरेशन ना परफॉर्म करें, अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म ना करें तो क्या होगा। सपोज यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ इन *IP। अगर आप इसे डायरेक्टली पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और ये आपका सपोज तीसरा स्टेटमेंट,
अगर आप दूसरा स्टेटमेंट स्किप कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, आईपी को कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी।